हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीजिए विजन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। इंग्लिश फाउंडेशन बैच में हमारी जो क्लास चल रही थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये जो स्पेशल बैच है सर, ये हम आपको बता चुके हैं। इंग्लिश का जो बैच हमारा वो ग्रामर और एमसीक्यूज के लिए है। जो एसएससी एंड बैंक, स्पेशल फॉर एसएससी एंड बैंक की आने वाली सभी एग्जामों के लिए, वैसे तो ऑल इंडिया कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो सबके लिए सिलेबस है, पूरा फाउंडेशन बैच है सेम। लेकिन फिर भी हमने स्पेशल टारगेट किया एसएससी और बैंक को। उनकी आने वाली हर एग्जाम 2025 की जितने एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए हमारा ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच हमने यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। और इसमें क्या पढ़ रहे थे हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर, हम यहाँ पढ़ चुके थे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन की हमारी क्लास लग रही थी, क्लास नंबर 10। इंग्लिश के क्लास थी एसएससी एंड बैंक के लिए। और इस प्रोनाउन में हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रोनाउन के टाइप्स एंड रूल्स। टाइप्स पढ़ चुके थे, उनके रूल्स के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आ जाइए। देखिए, प्रोनाउन के 16 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं सर? 16 रूल होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन के सभी महत्वपूर्ण नियमों को हम यहाँ पर जानेंगे। प्रोनाउन के सभी इंपोर्टेंट रूल्स हैं, इंपोर्टेंट यूजेस इन इंपोर्टेंट हिंदी इंग्लिश एग्जांपल्स, हर चीज यहाँ पर मेंशन है। अक्सर जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो प्रोनाउन का यूज करते हैं, और यूज करते समय हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। प्रोनाउन में इन होने वाली गलतियों के आधार पर हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे सभी नियम रूल्स को दे रहे हैं जिन्हें याद करने के बाद आपको परीक्षा में प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न हल करने में आसानी होगी। कि एक प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है। उन सभी चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए हम आपके लिए क्लास लाए हैं। और इसमें कुछ ऐसे इंपोर्टेंट रूल्स दे रखे हैं जो आपके प्रोनाउन संबंधी हर समस्या का समाधान करेंगे, और आप अच्छे से बेहतर तरीके से उन चीजों को सीख पाओगे, ठीक है, और हल कर पाओगे। रूल नंबर फर्स्ट है, उसको हम यहां पर जानेंगे। देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है देखो हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। रूल नंबर 1 हमारा, प्रोनाउन के विभिन्न पर्सन का यूज करते समय सामान्यतः उनको 2, 3, 1 ऑर्डर, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों, 2, 3, 1 का ऑर्डर का मतलब क्या? देखो, 2, 3, 1। तो 2 का मतलब है दूसरे नंबर पर क्या आता है हमारा सर? क्या आता है? सेकंड पर्सन। इस पे आता है हमारा थर्ड पर्सन, और इसमें आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड, थर्ड और हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा यहां पर आता है। उन सभी चीजों के लिए हमको इस ऑर्डर को 2, 3, 1 ऑर्डर का फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यू, ही एंड आई, 2, 3 और 1। आगे में कम सेंटेंस, यू, ही एंड आई शैल प्ले टेबल टेनिस। शैल प्ले टेबल टेनिस, तुम, वह और मैं टेबल टेनिस खेलेंगे। उसके बाद दे रखे सर, ही एंड आई, वही सेकंड और फर्स्ट, हैव डन दिस वर्ड या दिस वर्क, कि वह और मैं, उसने और मैंने इस कार्य को पूरा कर लिया या कार्य कर चुके हैं। यू एंड ही, तुम और वह, वॉच द टीवी, तुम और वह टीवी देख रहे हो, टीवी देखते हो, ठीक है। यहाँ पर 2, 3 का कंपोजिशन आ गया, इसमें 3, 1 का आ गया, 3, 1 है ना, और इसमें 2, 3, 1 आ गया।
अब देखिए सर, हमारा रूल नंबर सेकंड है। यहाँ पर फर्स्ट रूल देख ले हमने, 2-3-1 का नियम। ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, उसकी कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब रूल नंबर सेकंड हमारा सर देखिए, प्रोनाउन के विभिन्न पर्सन का यूज करते समय यदि उनसे किसी बुरी बात का आभास हो, किसी बुरी बात का आभास हो, या किसी ने अपनी गलती का पश्चाताप किया गया हो, या किसी के द्वारा अपनी गलती का पश्चाताप किया गया हो, या किसी बुरी बात का जिक्र किया गया हो, तो उन्हें 1-2-3 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस रूप में 1-2-3 ऑर्डर यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह, हैव मेड ए नॉइस इन द क्लास, हमने कक्षा में शोर शराबा किया है। यानी कुछ गलत होने का, बुरी बात होने का अंदाजा हो गया ना। शोर शराबा करना बुरी बात है, गलत बात है। मैं, तुम और वह, मैंने, तुमने और उसने कक्षा में क्या किया, आवाज किया, शोर मचाया। वी, यू एंड सी, हमने, तुमने और उसने, हैव डन दिस मिस्चीफ, ये गलतियां की। हमने, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन में ना, सॉरी प्लूरल में। वी, यू एंड सी, हमने, तुमने और उसने यह गलतियां की। यू एंड ही, तुमने और उसने, हैव मेड ए ब्लंडर, ब्लंडर नहीं होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक को बोलाता है ब्लंडर। तुमने और उसने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है सर, ये हो गया हमारा रूल नंबर सेकंड। फिर आता है दोस्तों रूल नंबर 3। जब किसी सेंटेंस में सभी प्रोनाउंस बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में हो, सभी प्रोनाउन किस में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो उन्हें भी 1-2-3 ऑर्डर यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए। जब भी सेंटेंस में सभी प्रोनाउंस बहुवचन में हो, प्लूरल में हो, तो उनको भी हम 1-2-3 ऑर्डर में ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड दे, आई, यू एंड दे, आगे ना प्लूरल में, शुड लीव फॉर होम नाउ, कि हमें अब घर छोड़ देना चाहिए, मुझे, तुम्हें और उन्हें अब घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे देखो फिर रूल नंबर 4 देखते हैं। यहां पर हम अधिकतर प्रीपोजिशन के बाद, ज्यादातर प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। अधिकतर प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी लाफ्ड एट आई, लेकिन आई यहां पर क्या है सर, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का यूज थोड़ी करना है हमको, यूज करेंगे सी लाफ्ड एट मी, वो मेरी तरफ हंस रही थी, वो मेरी तरफ हंस रही थी, है ना, फंसना मत है। देयर इज नो मैटर बिटवीन सी एंड आई, तो सी एंड आई सर सब्जेक्ट हो गए, तो ये हमारे गलत हो गए। देयर इज नो मैटर बिटवीन हर एंड मी, मेरे और उसके बाद में, मेरे और उसके बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई भी बात नहीं है। कंडीशन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद। अब यहां पर सर प्रीपोजिशन भी देख लो, प्रीपोजिशन आ गया, एक तो बिटवीन आ गया, बिटवीन दोनों प्रीपोजिशन है ना, है कि नहीं, एक एट है, तो इनके बाद में सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए सर, सब्जेक्ट हमारा गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट गलत हो जाएगा ना। क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट, मी आ गया, हर एंड मी आ गया। ठीक है, उसके अनुसार हमें यहां पर देखना होगा। चलो देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर 5 है, प्रीपोजिशन के अलावा कुछ भी शब्द जैसे लेट, लाइक, बट, एक्सपेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। कि प्रीपोजिशन के साथ तो ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके अलावा भी हम लेट, लाइक, बट और एक्सपेक्ट, इनके साथ भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं
और हमें उनका यूज करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई टेल यू वन थिंग। लेट के बाद में आई आ गया, गलत हो गया, लेट के बाद में मी आना चाहिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी दो, बात बतानी चाहिए, बात बताने दो। ऑल द स्टूडेंट अटेंड द क्लास एक्सपेक्ट ही, एक्सपेक्ट के बाद ही गलत हो गया, ऑल द स्टूडेंट अटेंड द क्लास एक्सपेक्ट हिम, एक्सपेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, हिम हो जाएगा। नोबडी एंटर्स द हाउस एक्सपेक्ट आई, आई गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नोबडी एंटर्स द हाउस एक्सपेक्ट मी, कि मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें भी हमने यही चीज पढ़ी ना, क्या एक्सपेक्ट के बाद में ही नहीं आना चाहिए और एक्सपेक्ट के बाद में आई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो, लेट के बाद में आई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए सर, मी आना चाहिए। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना होगा कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, लेट, लाइक, बट और एक्सपेक्ट, इनके बाद भी सर सब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, ओनली फॉर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रूल नंबर 6, देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के बीच, कितने, दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के बीच में तुलना, कंपैरिजन की गई हो, उनके बीच में तुलना की गई हो, कंपैरिजन की गया हो, और उनको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, और उनका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो इस प्रकार की तुलना करने के लिए नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। उस कंडीशन में हमें नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वीकर देन मी। अब यहां पर हमने क्या बात कही है सर, नॉमिनेटिव केस में हमें किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सर, ही इज वीकर देन आई, जो मेरे बजाय और भी कमजोर है, वह मेरे बजाय कमजोर है। ठीक है, आगे, ही इज एज एट हर्ज, एट एज हर, तो यहां पर ये गलत हो जाए, क्या आएगा, ही इज एज फैट एज सी, वह उसके बजाय मोटा है। यू आर मोर ब्रिलियंट देन हिम, हिम गलत हो गया, यू आर मोर ब्रिलियंट देन ही, यहां पर सही हो जाएगा। तो क्या है, दो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, अब आप कहोगे दो कौन से, ठीक है, दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, सॉरी, दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के तुलना करनी हो, एक तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तुलना वीकर हो रही है, इसमें और इसमें तुलना की जा रही है ना, तो उसके लिए हम उस नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे, ना कि किसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है सर, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 है सर हमारा, यदि किसी सेंटेंस में दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के बीच में, यदि किसी सेंटेंस में दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के बीच में तुलना की गई हो, अभी भी उसी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, दो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के बीच में तुलना की गई हो, तो की गई हो और उनको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, एवं उनका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो इस प्रकार की तुलना के लिए ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की तुलना के लिए ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। पिछले में हमने क्या पढ़ा, नॉमिनेटिव में किया गया हो तो सब्जेक्टिव केस का करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव केस का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प यू एज मच एज ही, ही की यहां पर गलत हो जाएगा ना, सब्जेक्ट आ गया, क्या हो जाएगा, आई हेल्प यू एज मच एज हिम। ठीक है, मैं उसकी उतनी ही मदद करता हूं जितनी आपकी, तो मैं दोनों की बराबरी मदद करता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं सर, रूल नंबर 8, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन का यूज किया गया हो, वन का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्यों में अपने अर्थ प्रकट करने के लिए
वंस का यूज किया जाता है। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वंस किसको? उस वन को। वन शुड लव वंस कंट्री, व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस नेशन, कि व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब ये वंस किसके लिए आ रहा है? इस वन के लिए। किसके लिए? इस वन के लिए, इस सब्जेक्टिव रूप के लिए। ठीक है, और तो इस क्लास में इतना ही हम देते हैं, और आने वाली क्लास में इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, और भी रूल्स के बारे में हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन।